नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैथिलिक सिनेही पर। मैथिलिक सिनेही चैनल पर मैं अभी अपने बिहार के आंचलिक रचनाकार, लब्ध प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार बाबा नागार्जुन का आंचलिक रचना बलचनमा को एपिसोड बना करके प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक मैंने आप लोगों के समक्ष 7 एपिसोड रखा। आज मैं 8वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। आग्रह यही, जो जैसे आप लोग प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया रखते रहें। मेरा इच्छा ये है कि ये संपूर्ण रचना आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करूं। तो लीजिए, आज मैं इसका 8वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। फूल बाबू ने नहीं माना। खुद सामने खड़े होकर हजाम से बाल मेरे बनवा दिए और बिल्कुल नज़दीक आकर आंखों में आंखें डालकर मुझसे बोले, आज तो तू आदमी बन गया है रे बलचनमा। आदमी तो मैं बन ही गया था भैया। हाँ, इसमें भी क्या कोई शक था? नया देश, नया मुल्क, नए नए चेहरे, नई नई बोली बानी, नया भेख, नया हवा, नया सब कुछ नया नया। मेरे लिए पटना में सब कुछ नया ही था। लगता था ऐसा कि मैं दूसरे दुनिया में पहुंच गया हूं। दादी के मुंह से शहरों की कहानियां सुना था कि शहर में पैर रखते ही आदमी का मन फिर जाता है, मन की ओर, माँ बाप की ओर, जोरू जनाना की ओर, और उसका ख्याल ही नहीं जाता। मगर मुझे तो माँ याद आती थी। रात दिन रेवनी न जाने कितनी दफ़े याद आती थी। रेवनी छोटी बहन थी उनकी। अपना वह छोटा घर, वो चितकौड़ी बकरी, बाड़ी में ठूठे जीमर की टेढ़ी बाहों पर लतरी हुई नेनुआ, वो हरी भरी लत्ती, क्या बताऊं भाई। घर आंगन का पूरा नक्शा आंखों के सामने सिनेमा जैसा चलता फिरता दिखाई देता था। गांव घर की बातें याद आती, लेकिन निगाहों के आगे पटना का शहर था। माथे पर फूल बाबू की साया थी। फिर जरा मरा कचोट होती भी तो दिल बहलाने के लिए वहाँ 2500 रास्ते थे मेरे सामने। फूल बाबू वकालत में पढ़ते थे, साथ ही एमए में भी नाम लिखाए हुए थे। हमारा काम था भोरे भोर उठना, चूल्हा जलाकर चाय का पानी चढ़ा देना। यह सब उन्होंने मुझे 2 ही 4 दिन में सिखला दिए। चाय पीकर 7 बजे वह लॉ कॉलेज चले जाते। 9:30 बजे खाना तैयार हो जाता। वह आते और नहा धोकर फिर निकल जाते। शाम को 3-4 बजे लौटते तो एक संतरा छीलकर धीरे धीरे खाते और मुझसे कहते, जा घूम आ, देखना संभल कर सड़क पर चलना, नहीं तो भूरता भूरता हो जाएगा। 2 पैसा रोज़ मुझे वो अलग से दे देते थे। मैं उसे बचा कर रखता था। जब 3 आना या 4 आना जमा हो जाता, तब मैं उसे टेबल कुर्सी पर बैठकर होटल में चाय पी आता था। 1 अन्नी की चाय, 2 अन्नी की बिस्कुट, पैसे का पान और पैसे का 5 बीड़ी। 1 पैसे का पान और 1 पैसे का 5 बीड़ी। पान की दुकान के सामने बड़ी देर तक खड़ा रहकर पान से रंगे अपने होठ और जीभ बार बार देखने में मुझे खूब मज़ा आता था भैया। नया टोला से लेकर सब्जी बाग तक, तमोलिया की दुकान पर जहाँ भी आईना होता, खड़ा होकर मैं अपना चेहरा जरूर देख लेता। 1 आध घंटे में वापस आता डेरे पर, फिर चूल्हे की आरती शुरू हो जाती। मेरी दिनचर्या यही थी बलचनमा के हिसाब से। खाना पकाने में कभी कभी मालिक भी हाथ बटाते, और यह तब होता जब उनके दोस्त आते। महीने में 1 आध दिन अंडे का हलवा जरूर बनता। उन्हें खाने और खिलाने का बड़ा शौक था। अपने भी तो भोगिंदर ही थे। खेवा खर्चा की कमी तो थी नहीं। फिर क्यों न खाते, क्यों न खिलाते। ऐसा नहीं कि मुझे भागीदार न बनाते हो। कैसा भी पदार्थ होता मेरे लिए संजो कर जरूर रखते। उन्हीं के प्रताप से पिंटू होटल का रसगुल्ला न जाने कितनी बार खाया होगा, कोई ठिकाना नहीं भैया। 10-15 दिन तक मैं रसोई बनाने में कच्चा रहा, मगर आगे चलकर ऐसा पक्का रसोइया हो गया कि फूल बाबू के दोस्त तक मेरे बनाए हुए पकौड़े की तारीफ करने लगे। बाकी जो कुछ मैं नहीं बना पाता, वह मालिक बड़े सीने से, बड़े जतन से बना देते थे। एक बात थी, तिरहुतिया बावन बड़े खटकर्मी होते हैं। छोटी जाति वालों का छुआ नहीं खाएंगे। अब तो खैर सब चलता है, मगर इस बात का काफ़ी ख्याल रखा जाता है कि गांव घर वालों को न मालूम हो ये सब बात। पोल सबकी सबको मालूम रहती है, लेकिन एक दूसरे के सामने सभी बाबू भैया पाक साफ बने रहते हैं। फूल बाबू ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया था कि गांव में ये सब बात किसी को बताना नहीं रे बलचनमा। फूल बाबू बड़े होशोर थे, बड़े खुश मिजाज, तबीयत चुलबुली थी। घंटा
आध घंटा चुप रहना उनके लिए भारी सजा थी। खाना पकाना, डेरे की रखवाली, यह सब रिलीफ बहाना था, ये सब उनका सिर्फ बहाना था। सच पूछो तो उन्हें आदमी की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत होती तो क्या पटना में आदमी नहीं मिलता? मगर नहीं, मुझे तो वह ले आए सो एक वजह और थी। अकेले उनका मन नहीं लगता था। साथी संघाती दो चार था कि वो 8-10 घंटे साथ रहेंगे। किसी के साथ 24 घंटे पिंजरे में कौन रहना चाहेगा भैया? मैं उनके लिए पिंजरे का तोता था, फूल बाबू के लिए, जिससे वह सुबह शाम दिन रात बखत बेबखत दिल बहलाया करता। पिता उनके कृपिन थे। माँ की मुट्ठी खुली थी। अपना माँ की सिफारिश करके कुछ और जास्ती खर्चा फूल बाबू निकाल लेते थे। बाप ने ऐतराज़ किया, बुलूर, अरे क्या करोगे इसको साथ रखकर? दोनों बेर सिर भर भात ठूसेगा और टांगे फैलाकर सोएगा। मत ले जाओ साले को, किसी होटल में ठीक कर लेना। इसको रखने से नाहा की झंझट में पड़ोगे। उनके बाबू ने काफ़ी समझाया फूल बाबू को, गले का ढोल बन जाएगा, इस साले को ले जाकर के तू और झमेला में फंसेगा। मेरी बात पर ध्यान दो बुलूर। बुलूर कहते थे फूल बाबू को उनके बाबूजी। इस पर फूल बाबू क्या बोले थे? बोले यही थी कि होटल का खाना तो बचे, आपका यह गोला कुकुर भी सूंघकर छोड़ देगा। होटल का खाना तो आपका यह गोला कुकुर भी सूंघकर छोड़ देगा। आप लोग तो 2-4 महीने में एक आध बार हाई कोर्ट जाते हैं। 2-4 जून ही होटल के खाने का मौका मिलता है। 4-4, 6-6 साल का बराबर पटना में रहने वाला पढ़ंतु नौजवान 4 महीने भी अगर इन होटलों का खाना खाए तो बच्चे और उनके घर वालों को उनसे हाथ धोना ही पड़ेगा, ऐसा खाना मिलता है। वो अपने बाबूजी को बताया फूल बाबू का उनकी माँ ने पछ लिया, तब जाकर मैं साथ आया, नहीं तो उनके बाप भारी कसाई थे। उनके बाप भारी कसाई थे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे मजले मालिक 100 कसाई में 1 कसाई, न लड़के का मोह न लड़की का, न भाई का न बहन का, न बाप का मोह न माय का। हाय रुपया, जब देखो तब रुपया। मैं तो 2 ही रोज रहा उनके यहाँ, इसी में सब समझ में आ गया मुझे। खेती गृहस्थी के अलावे सूद ब्याज पर 10-20 हज़ार की वसूल तहसील थी उनके हाथों में। आसपास के इलाकों से दुसाद, मुसहर, चमार, खतबे, पासी, धुनिया, जुलाहा लोगों की बस्तियां थी। मुसीबत के मारे खेत मजदूर आजकल भी पेट बेचते फिरते हैं, और भैया उन दिनों भी उनका यही हाल था। फूल बाबू के बाप इन्हीं गरीबों के ज़मीन जायदाद हड़प हड़प कर औकात वाले बने थे। इन लोगों का यही पेशा था। फूल बाबू के दादा भी लगानी भिरानी करते थे। परदादा थे बनेली राज के तहसीलदार। परदादा उनके बनेली राज के तहसीलदार थे। 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 रुपया लेकर वह ऐसे नाथ न नसते थे। लोगों को मरने पर भी बेचारों को छुटकारा वो नहीं देते थे। छोटी जात वाले जन बनिहार के पास होता ही क्या है भैया? बहुत हुआ तो 2-4 धूल दी, 2-1 मरैया, 1 आध बकरी बाछी, यही ना। मगर भैया इन कसाईयों के चलते बेचारों के पास यह सब भी नहीं रह पाता। नीलाम करा देते, कुर्क हो जाती अदालत उनकी, हाकिम उनका, थाना, सब कुछ, दरोगा, पुलिस, सब उन्हीं की। गरीबों के लिए सिवाय लात जूता के और था ही क्या भैया? अब तो थोड़ा कुछ जमाना बदला ही है, बाकी 10-15 साल पहले देहातों में गुप अंधेरा था। जिनकी लाठी उसकी भैंस, यही चलता था। आजकल तो दरोगा पुलिस लोगों से दबने भी लगे हैं। बड़ी जात वालों की माया तब भी अपार थी, और अब भी बात बात में अपनी मोटी गोटी वही लाल करते थे। गरीबों का गला रेत कर जमीन जथा जोड़ने वाले बाप के घर ऐसा देवता किसी तरह पैदा हो गया। फूल बाबू को मैं देवता ही कहता था, अकॉर्डिंग टू बलचनमा। यह मेरी समझ में नहीं आता था। फूल बाबू उन दिनों तो देवता ही थे, इसलिए नहीं कहता हूँ। मुझे कभी एक थप्पड़ नहीं मारा, न कभी एक बात कही। कहता हूँ इसीलिए उनका स्वभाव बड़ी जात वालों के स्वभाव से लाख गुना अच्छा लगा था। झगड़ा झमेला, झूठ फूस, लाई लपटाई, लल्लो चप्पो, हमारे मालिक को ये सब पसंद कहाँ था। एक दिन की बात सुनाऊँ। सुबह में रोज़ वह दूध पीते थे। उस रोज़ ऐसा हुआ कि बाहर मदारी आया था। बानर और बनरिया लाल ताल पर नाच रहे थे। बनरिया बनी थी दुल्हीन और बानर बना था दूल्हा।
शादी हो गई थी, सुहागरात बाकी थी। मैं तमाशा देखने में मगन था। उधर उफन कर सारा दूध चूल्हे पर आ गिरा। मलाई जलने की सौंधी बास आई। मैं दौड़ा, पर गिरा हुआ दूध फिर कहाँ से ले आते भैया। बाबू गए थे टहलने, रोज़ टहलने की उनकी आदत थी। टहल कर आते तो 2 बिस्कुट खाते और ऊपर से यही 1.5 पाव दूध पी लेते थे। उस रोज़ दूध चूल्हा पी गया था और मैं अपना कसूर छिपाने के लिए झूठ बोल दिया, बिल्ली पी गई मालिक, बिल्ली पी गई। मैं अनबूझ अपराधी बनकर नाखून खोटता रहा, निगाह नीचे किए हुए। मालिक ने नथने फैलाकर हवा में कुछ महसूस की और बोले, बलचन माँ, झूठ मुझसे कभी मत बोलना, झूठ मुझसे कभी मत बोलना। झूठ बोलना गुनाह, गू खाना दोनों मैं बराबर समझता हूँ। दूध बिल्ली ने नहीं पी है, साफ साफ क्यों नहीं बताता? तुझे फांसी मैं थोड़े दे रहा हूँ। भारी अफसोस हुआ मुझे भैया, कान पकड़े। फिर कभी मालिक के सामने मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक ही बात थी जिससे मुझे तरद्दुत होता था। अरे भाई, वही तूफानी ज़माना था, कांग्रेसी लोग नमक बना बना कर जहल जा रहे थे। भले ही क्या नाम था अभी याद ही नहीं आ रहा। सब ने भंग आंदोलन। फूल बाबू रोज़ अखबार पढ़ते थे। अखबारों को सरकार ने बंद कर दिया था, मगर छिपे तैर पर अखबार क्या जाने कहाँ से आ जाता था। इनको लेथों से छपकर निकलता था, कौन निकालते थे इसका पता नहीं। हमारे मालिक खूब डुबकी लगा लगा कर अखबार पढ़ते थे। अखबार काहे का भैयन, कागज़ का छोटका फर्द देखा है ना, वही फर्द जिसको मोड़ मारकर 8 परत का भी बनाते हैं, वैसा ही रहता है। इतना बड़ा बड़ा फर्द नहीं जितना बड़ा नवराष्ट्र या स्वाधीनता का होता था। लालटेन जलाकर बड़ी रात तक पढ़ते थे। स्कूल कॉलेज की किताब नहीं, यही गांधी जी का अखबार वो पढ़ा करते थे। 10 दिन कार्तिक बाकी रह गया था, तब हम पटना आए थे, बता ही चुके हैं। अगहन और पूस इसी तरह कटे। आधा पूस में फूल बाबू को सनक सवार हुई। एक दिन नमक बनाने गए। सुबह कह गए कि दीघा जाता हूँ, सदाकत आश्रम में हमारे 2-4 साथी रहेंगे, उन्हीं से मिलना है। रात ना आऊँ तो घबराना नहीं, मकान वाली की बुढ़िया सास से कह दिया है, वह इसी कमरे में सो जाएगी, तुझे डर नहीं लगेगा। बलचन माँ, मुझको पता नहीं चला कि मालिक के मन में कौन कौन सी बिजली छिटक रही थी, मगर इतना जरूर था कि मुझको भीतर ही भीतर उनके लक्षणों से अंदेशा हो रहा था। लग रहा था कि हमारे मालिक भी नमक बनाने जाएंगे और गिरफ्तार हो जाएंगे। मेरे सामने एक ही सवाल था, भैया, मालिक जहल चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा इस पटना नगरिया में? कैसे रहूँगा इस नगरिया में? माँ कहो, बाप कहो, पटना में यही तो मेरा सब कुछ है। उनके खो जाने से मेरी क्या दशा होगी, यह सोचते सोचते मेरा रोआ खड़ा हो जाता था भैया। पटना जैसा शहर, लोगों की भीड़ भाड़, सड़क का न ओर छोर, जान पहचान का तो कोई था ही नहीं। फिर अकेला होकर मैं मर न जाता, यही अंदेशा मुझे सताता रहता था। शुक्र हुआ कि फूल बाबू रात को लौट आए। मेरा तो कलेजा केले के पत्ते की तरह कांप रहा था। अपने लिए भात दाल और उनके लिए रोटी तरकारी बनाकर रख दिया और कोठरी में जंजीर चढ़ा दी। बाहर आकर उसी मकान के नज़दीक खड़ा हुआ। शहर में सड़क के किनारे यूँ भी खड़ा हो जाओ तो बहुत बात मालूम होगी। आने जाने वाले तरह तरह के चेहरे, एक्का बग्गी, टमटम, फेरी लगाकर सामान बेचते हुए ठेला वाले, खोमचा वाले, भीड़ पर मोड़ पर किसी दुकान के सहारे बैठे मोची, बहुत बातें देखने को मिलेगी। बड़े घराने की औरतें होठ रंग कर, सफ़ेदी से गाल पोत कर शाम को घूमने निकलती है। सामने से गुजरोगे तो खुशबू के मारे तुम्हारे नथने फरक उठेंगे। उनकी साड़ी जम्फर देखकर आंख दंग रह जाएगी। ऊंची एड़ी की जूती पहनकर जब ये उचकती हुई चलती है, सच बतलाना भैया, अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। गाँव का था ये बलचनमा। तो मैं फिर भाग गया। कहना था क्या और मैं क्या कह गया। तो सड़क के किनारे खड़े होकर बटोहियों को मैं देख रहा था। बटोहियों को काहे देखूंगा, मालिक की राह मैं देख रहा था। ताकता रहा और ताकता रहा। जब पैर उखड़ गए तब कहीं जाकर फूल बाबू आते दिखाई दिए। नज़दीक आए तो देखा होठों में पपड़ी पड़ गई है, बाल बिखरे हुए हैं, उन पर धूल छाई हुई है। गर्दन के तरफ से कुर्ते के 2 बटन खुली है, बाँ वाला हिस्सा उनकी केहनियों तक मुड़ा हुआ है। देखकर बड़ा दुख हुआ मुझे। समझने में कसर नहीं रही कि किसी ने बाबू को पानी तक नहीं पिलाया। दिन रात भूखे रह गए। परदेश में कौन किसकी माँ और किनका बाप।
काहे कोई तुमसे पूछेगा कि पानी पियोगे, 2 मुट्ठी भात खाओगे, काहे पूछेगा। और भैया बड़े घर के लड़के भारी संकोची होते हैं बड़े घर के लड़के भारी संकोची होते हैं। प्यासे मर जाएंगे मुदा गिलास भर पानी मांगेंगे नहीं, भूख के मारे आंतरी ऐंठती रहेगी, बाकी मुट्ठी भर चना चबेना मांगेंगे नहीं किसी से। भूख के मारे आंतरी उनकी ऐंठती रहेगी, बाकी मुट्ठी भर चना चबेना मांग कर खा ले सो नहीं होगा। अपने मालिक की यह दशा देखकर मेरे कलेजे में फाड़ धस गया भैया। बिल्कुल पास जाकर वह मुस्कुराए और कहा, बलचन माँ यहाँ क्यों खड़ा है रे तू, तुम्हें क्या हो गया। मालिक की मुस्कान का जवाब मुस्कुरा कर दूं, उस दिन ऐसा मुझसे न हो सका, कैसे होता। उनकी यह फीकी मुस्कान, थके हारे आदमी की बेबस मुस्कान, उसका जवाब मुस्कुरा कर देना निम्न था भैया। मैं धीरे से डेरे आया, पीछे पीछे बाबू आए। इतने थके थे कि धम से चौकी पर बैठ गए। फीता ढीला करके उनके पैरों से मैंने जूता निकाल दिया, चप्पल रख दी पास में। चौका के अंदर जाकर आसन पर बैठकर, खाने की सामर्थ्य नहीं थी उनमें, जरा दूर पर कुर्सी पड़ी थी, उसे खींचकर मैंने सामने रख दिया। खाना परोस कर थाली ले आया और कुर्सी रख दी। कुल्ला करने के लिए गिलास पे पानी भी रख दिया। 2 घूंट पानी मुंह में लेकर वहीं दीवार के कोने में बाबू ने कुल्ली फेंकी। किसी दिन वह ऐसा नहीं करते थे, हाथ पैर धोकर कुल्ली करके तब चौका में आते थे, पीढ़ी पर बैठकर ठिकाने से खाना खाते। मगर उस दिन तो बेसुध थे, मूड एकदम बिल्कुल उखड़ा हुआ था फूल बाबू का। खाना खाकर वहीं थाली में हाथ मुंह धोकर जो सोए तो दूसरे रोज दोपहरिया में ही उठे। तीसरे रोज वह फिर दिघा गए और उसी तरह कह कर गए। उस दिन मैंने कह दिया कि रात को बाहर नहीं रहिएगा मालिक, आप नहीं रहते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। डर? उन्होंने कहा, डर कैसा है रे, यहाँ कैसा डर है तुम, मैं तो शाम को लौट ही आऊँगा। सुनोगे तीसरे रोज क्या हुआ। तीसरे रोज दोपहर रात तक मैं उनका आसरा देखता रहा, वह नहीं आए तो हार कर बिना खाए ही मैं भी सो गया। हाँ, वह भी नहीं समझ सका कि कब मकान मालिक की बुढ़िया सास आई और मुझसे सट कर सो रही। जरकला था ना, इसीलिए सट कर सोई। सुबह में फूल बाबू के साथी मेहन बाबू आए। सुनिए भैया, आते ही उन्होंने मुझसे कहा, मालिक तो तेरे पकड़े गए। बलचन माँ, तेरे मालिक तो पकड़े गए, फूल बाबू फूल माला पहनकर जहल चले गए हैं। तुझे अकेला डर मालूम होता होगा, चल हमारे साथ हमारे घर। फूल बाबू का सारा सामान जब तक यहीं बंद रहेगा, तू रहना हमारे यहाँ। चल बलचन माँ। 16-17 साल की उम्र थी मेरी भैया। देखकर दया आती थी लोगों को। मेहन बाबू को भी मेरे ऊपर दया आई थी। मालिक उन्हें मेरे बारे में सब कुछ समझा दिए थे। वे यहाँ कुछ कह गए थे, मगर उन्होंने सुना कि फूल बाबू सदाकत आश्रम के नज़दीक नमक बनाते पकड़े गए थे और वे बेचारे मेरे पास दौड़े आए अपने साथी के दुखिया नौकर की खोज पुछारी करने। उस रात नींद भी तो मुझे अच्छी तरह नहीं आई थी, उचट गई थी साली। 1.5 पहर रात बाकी थी, तभी तो नींद उछटी तो एकदम बिहान हो गया। किरण फूटते न फूटते मेहन बाबू आधम के थे। खटका तो मुझे था ही भैया। मालिक की गिरफ्तारी सोचकर शाम को रसोई बनाते समय मैं रोया भी, खूब रोया था। फूट कर सुबक कर मैं रोया था। अभी सच्ची बात मालूम करके बड़ा दुख हुआ। ऐसा लगा कि कोई कलेजे में लात मार कर चला गया है। चुप मैं तनिक देर ही रहा, फिर बोला, सरकार, दरभंगा मधुबनी की ओर आपकी जान पहचान का कोई जाने वाला हो तो मुझे उनके साथ कर दीजिएगा। यहाँ तो अपने मालिक के बिना मैं एक पल नहीं रह पाऊँगा। खुद भी मुझे इस बात का भरोसा नहीं। इस पर मुस्कुरा कर मेहन बाबू ने क्या कहा था, मेहन बाबू ने यही कहा कि तेरे लिए जैसे फूल बाबू वैसे मेहन बाबू। हम जंगल में थोड़े रहते हैं, आदमी है, आदमी के बीच रहते हैं, तो हमारे यहाँ तेरा निर्वाह नहीं होगा। तेरे मालिक 1-2 महीना जेल काट कर छूट कर आएंगे, फिर तुम उनके साथ चले जाना। उस वक़्त मेहन बाबू की यह राय चिरैता सी कड़वी लगी। मैंने सोचा बाबू लोग बड़े मतलबी होते हैं, उसका नौकर चाकर भाग गया होगा तभी तो मुझ पर इतना जोर डाल रहे हैं, नहीं तो मुफ्त में कौन किसको दाना पानी देता है। फिर भी उनके यहाँ रहकर 10 दिन देखना चाहिए। ऐसा अकेले देश पहुँचूँगा तो मेलकैन खोद कर सारी बात मालूम कर लेगी। फिर सारा हाल फूल बाबू के माँ बाप सुनेंगे तो
उनको हौल दिल हो जाएगा, उनका दिल हौल हो जाएगा, वो सब घबरा जाएंगे। मालिक की माँ तो ज़रूर ही दाना पानी छोड़कर जान देने पर उतारू हो जाएगी। यह सारा बरम बद मेरे ही मत्थे पड़ेगा। बाप रे बाप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो श्रोताओं, आज मैंने ये 8वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह यही, जो स्किप करके नहीं संपूर्ण सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। बहुत ही रोचक ये इनका कालजयी रचना है। बलचनमा पर मैं आप लोगों की जो प्रतिक्रिया मिलती है, मैं चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया जब मुझे मिलती है तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। मैं चाहता हूं कि बेहतर से बेहतर अंदाज में मैं आप लोगों के समक्ष बलचनमा को प्रस्तुत करूं। अंत में मैं यही कहता हूं कि हमारे श्रोता, आप गांव में रहते हो या प्रदेश में, देश में रहते हो या विदेश में, जहां कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा आप पर सदा बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।